खेतान फाउंडेशन की ओर से आयोजित कलम फरीदाबाद के इस सत्र में मैं प्रीति शुक्ला आयोजकों की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य और संस्कृति के साथ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाली कोलकाता स्थित संस्था है। फाउंडेशन की गतिविधियां भारत और दुनिया भर के 50 से अधिक शहरों में लगातार चलती रहती है। कलम का यह आयोजन अपनी भाषा, अपने लोग, हमारी सोच को बढ़ावा देने वाली पहल से जुड़ा आयोजन है। इस कार्यक्रम में हम नामचीन लेखकों, कलाकारों के साथ ही कई बार उदीयमान लेखकों को भी उनके चुनिंदा प्रशंसकों के से सीधे जोड़ते हैं। इस कार्यक्रम के अलावा फाउंडेशन किताब, लफ्ज, एक मुलाकात विशेष, सुर और साज, द राइट सर्कल और आखर जैसे आयोजन भी करता है। अत्यंत खुशी की बात है कि कलम फरीदाबाद के आज के इस सत्र में हमारे अतिथि हैं प्रख्यात कथाकार श्री रत्नेश्वर जी। सनातन संस्कृति और विज्ञान पर केंद्रित बहुचर्चित अमेज़न बेस्टसेलर महायुग उपन्यास त्रयी लिखकर आपने साहित्य जगत में एक हलचल मचा दी है। इन उपन्यासों का नाम है 32,000 साल पहले, हिमयुग में प्रेम, पहला सनातन हिंदू। आप जब 5वीं कक्षा में थे तभी आपके स्कूल सर गणेश दत्त जी ने आपको स्टोरी मास्टर कह दिया था। आपका जन्म 20 अक्टूबर 1966 ईस्वी को हुआ। आपने अपने पैतृक गांव बढ़ैया से एक किसान के रूप में अपना करियर शुरू किया। बचपन संघर्ष भरे वातावरण में बीता, पर आपने लेखकीय कौशल से अपनी एक खास पहचान बना ली थी। आपकी गिनती भारत के सर्वाधिक रॉयल्टी पाने वाले बेस्ट सेलिंग लेखकों में होती है। पत्रकारिता साहित्य के लिए आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1998 के भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपने 1988 में नव भारत नागपुर से पत्रकारिता की शुरुआत की। स्टार वन जैसे बहुचर्चित टीवी चैनल के मानो न मानो का स्क्रिप्ट लिखा। मशहूर फिल्म निर्देशक प्रकाश झा के नेतृत्व में मौर्य टीवी के डिप्टी एडिटर भी रहे। आपने अब तक 10 से अधिक बेस्ट सेलिंग पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें जीत का जादू, मीडिया लाइव, लेफ्टिनेंट हडसन, सिमट सफ़ेद, रेखना मेरी जान, सिमट सफ़ेद एक कहानी संग्रह, रेखना मेरी जान और एक लड़की पानी पानी उपन्यास, सफल हिंदी नामक निबंध संग्रह आदि प्रमुख हैं। आपके इन कृत्यों का यदि परिचय ऐसे ही देती रही तो शाम यूं ही निकल जाएगी। हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं सर के श्रीमुख से उनकी साहित्य यात्रा के कुछ कण पाने के लिए। सो मैं अब प्रिया वशिष्ठ जी को बुलाऊंगी, जो उनके साथ रत्नेश जी के साथ बातचीत करेंगी। प्रिया जी प्रत्यक्षतः एक व्यवसायी हैं, परंतु हृदय से सच्ची साहित्य रसिक हैं। कला, संस्कृति और साहित्य इनके दिल की बात है। अतः मैं मंच सौंपती हूँ प्रिया जी को। कृपया आइए। स्वागत करती हूँ। महायुग उपन्यास त्रयी 3, पहला सनातन हिंदू। इससे पहले आपके 2 उपन्यास इसी त्रयी के आ चुके हैं। आप इस त्रयी के बारे में बताएं। आपका भी प्रिया जी आभार कि आपने मुझसे बातचीत करने का ये मौका मुझे दिया। बातचीत तो दोनों से होती है, हालांकि सवाल काफी संक्षिप्त था आपका, क्योंकि अगर महायुग उपन्यास त्रयी पर बोलने लगूं तो शायद 2-3 दिन निकल जाए। दरअसल मैंने ये किताब लिखी नहीं, तैयारी थी पंचतत्वों की, प्रकृति की, कि मुझसे यह लिखवाया जाए, क्योंकि एक तो हिंदी में
ये संस्कृति नहीं के बराबर है कि त्रयी लिखें उपन्यासों में। पिछली सदी में एक दो त्रयी आई, इस सदी में एक आध आई है जिस पर चर्चा है कि वो उपन्यास है या नहीं है, और फिर मेरी यह त्रयी महायुग। दरअसल ये नाम महायुग या इसका त्रयी का नाम और फिर 3 उपन्यासों के नाम 32,000 साल पहले हिमयुग में प्रेम और पहला सनातन हिंदू, 3 अलग अलग जीवन के 3 हिस्से की कहानी है। हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 हिस्सा होता है। पहला हिस्सा है उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप सर्वाइव जब कर लेते हैं तो आपके जीवन में प्रेम आता है, ये जीवन का दूसरा हिस्सा है। और जब प्रेम कर लेते हैं तब आपके जीवन में तीसरा हिस्सा प्रार्थना का होता है और तब आप प्रार्थना करते हैं। तो यह उपन्यास त्रयी, पहला उत्तरजीविता पर है, दूसरा प्रेम पर है और तीसरा प्रार्थना पर है। और आगे ये सवाल पूछें उसके साथ एक और चीज जोड़ दूं कि लगभग 8 साल लगे इस त्रयी को तैयार करने में। 6 साढ़े 6 साल तक लगातार मेरा रिसर्च चलता रहा था इस उपन्यास के लिए, दुनिया भर का रिसर्च। और शुरुआत हुई वहां से कि एक हिस्ट्री चैनल का छोटा सा क्लिप मुझे दिखा जिसमें अमेरिकन वैज्ञानिक एक भारतीय वैज्ञानिक के साथ बैठे हैं। सामने टेबल पर बहुत सारा सामान, वस्तु का टुकड़ा जैसा, बर्तन से लेकर कुछ मूर्ति जैसा कुछ सामने रखा हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि ये 32,000 साल पुराना है और ये संभावना है कि गल्फ ऑफ खंबात में 32,000 साल पहले कोई नगर रहा होगा। और यही क्लिप मेरे लिए प्रेरणा का काम किया और फिर इस पर मैंने रिसर्च किया। पूरी दुनिया भर के पुराविदों का, उनका जो रिसर्च पेपर्स था, फिर समुद्र के नीचे, फिर पूरा जीवन, फिर उस पूरी बात, सब कुछ कर लिया। मेरे पास लगभग 10,000 से भी ज्यादा पन्ने थे जब उपन्यास लिखने की रूपरेखा मैं बनाना शुरू कर चुका था। रूपरेखा भी बन गया, लेकिन जब लिखने बैठा तो लगा जैसे सब कुछ काला हो गया हो, ब्लैंक। और फिर मैंने प्रार्थना की और कहानी फिर ऐसे उतरने लगी जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे पा रहा था, कहानी इस कदर उतर रही थी। हाथ दाहिना, जिससे सबसे ज्यादा टाइपिंग कर रहा था मैं लैपटॉप पे, वो जाम हो जाता था। शाम होते होते काम करना लगभग रुक जाता था और बायां साइड का कमर और पैर नीचे तक पूरी तरह शिथिल हो जाता था। लगभग 9 घंटे लगातार ये काम चलता था प्रतिदिन, और ये लगभग 1 साल से कुछ अधिक समय लगा स्टोरी लाइन और उपन्यास लिखने तक में। और हर दिन जब मैं रात को ऊपर जाता था अपने उस कमरे से जिसमें मैं लिख रहा होता था, तो पत्नी फिर फिजियो का काम करती थी, पूरा एक्सरसाइज कराती थी, और फिर मैं दूसरे दिन के लिए तैयारी उसी समय करता था, रात में ही।
और फिर सुबह 8 बजे फिर अपने उस कक्ष में चला जाता था और हर शाम को फिर वैसे ही फिजियो होता था, शरीर को पूरा तैयार कराया जाता था कि दूसरे दिन हम कर सकें। थैंक यू। आपने मेरे अगले सवाल का भी उत्तर नहीं दिया। मुझे नहीं पता, मैं तो बोलता जाता हूँ, इस पर तो 2-3 दिन बोल सकता हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा, सनातन का असली मतलब क्या है और इसके साथ हिंदू शब्द कैसे जुड़ गया? कौन था संसार का पहला हिंदू, सनातन हिंदू? ये बहुत ही अभी विवाद भी हुआ इस विषय को लेकर। मेरे पास कई फोन कॉल्स आए, कई मैसेजेज आए कि आप पहला सनातन और हिंदू ये दोनों कैसे कह सकते हैं? हिंदू तो अभी अभी का है शब्द, आप पहला हिंदू कैसे कह सकते हैं? पहला सनातन का दावा कैसे कर सकते हैं? दरअसल भाषा जो है वो बदलती रहती है। जैसे हिंदी ही, खड़ी हिंदी खास तौर पर जिसमें हम लोग आजकल काम कर रहे हैं, ये मात्र 200 साल की भाषा है। और आपने रामायण पढ़ा होगा अगर, तो वो संस्कृत में है। रामचरितमानस पढ़ा तो अवधी में है। और राम पर जो तमिल में लिखा गया, मलयालम में लिखा गया, वो उन भाषाओं में। राम की भाषा तमिल थी, संस्कृत थी या कौन सी थी? इनमें से कोई नहीं थी। ये सारी भाषाएं लेखकों की हैं, राम की नहीं हैं। तो ये सनातन शब्द हमारा दिया हुआ है, क्योंकि हम तो पता ही नहीं कि वो जो संस्कृति थी हमारी, मैं अभी बता रहा हूं वो संस्कृति क्या है, उसको आज की भाषा में हमने प्रस्तुत किया है कि उसको हम सनातन के रूप में पहचानते हैं। या उसके बाद जो हिंदू शब्द आया, हालांकि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें हिंदू के बारे में भी कहा गया है कि वेदों में चर्चा है हिंदू का, और सिंधु की चर्चा जहां जहां हुई है, 2-3 श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि हिंदू शब्द वहां आया है। मुझे इस पर नहीं जाना, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि जो हड़प्पा संस्कृति में टैबलेट मिला जिसपे जो अक्षर लिखे हुए, वो अक्षर न संस्कृत है न आपकी याद की भाषा है, और वैज्ञानिक उसको डिकोड भी नहीं कर पाए। मात्र 4000 साल पहले जो भाषा थी वो आपके पास नहीं है। और राम अगर उसके पहले आए, कृष्ण अगर उसके पहले आए, तो सोच लीजिए कि उनकी भाषा क्या रही होगी। उसका तो आपको कोई ज्ञात ही नहीं। आप कह रहे हैं कि उनका नाम राम था। एक राजा कोई आया था जो ऐसा था, लेकिन उस समय क्या शब्द कहे जाते थे यह तक आपको ज्ञात नहीं। अगर राम लिखा हुआ भी मिल जाए तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वो राम लिखा हुआ है। तो इसलिए ये जो भाषा है, इस भाषा से उस संस्कृति को कोई मतलब नहीं, जो संस्कृति हजारों नहीं लाखों साल से चली आ रही है। उस पर मैंने लोगों को समझाया, मैंने कहा कि भाई किताब पढ़ लीजिए। नहीं, आप मुझे बताइए कि आपने कैसे इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि 18 लाख साल पहले जब होमो इरेक्टस था, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, जो होमोसेपियंस, हम इस समय पूरी दुनिया में जो प्रजाति है, जैसे पशुओं की प्रजाति होती है अलग अलग, वैसे मनुष्य की भी प्रजाति रही है। मनुष्य मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, उनको कुछ और कहा जाता था। तो होमो इरेक्टस थे वो, जो 18 लाख साल पहले पहली दफा आग को नियंत्रित किया था। पहली दफा आप लोगों ने सुना होगा कि जंगल में आग लगी और फिर लोगों ने पहली बार जला हुआ और भुना हुआ मांस खाया, जो पशु मर गए थे, और फिर जब चखा और वो जो स्वाद लगा, और फिर धीरे धीरे वो पका कर खाने की जो परंपरा शुरू हुई। फिर उस अग्नि को लकड़ी में संजोया गया। उसमें भी एक स्त्री और पुरुष का बहुत ही खूबसूरत किस्सा है कि स्त्री और पुरुष में, पुरुष सोया हुआ था, लकड़ी में आग जल रही थी, और स्त्रियां पहुंची। स्त्रियों का एक झुंड जिसमें कि कुछ पुरुष भी थे, उसका लीडर स्त्री थी, वो पहुंची और उसको उस पर वार करने के लिए खड़ी हुई। तो वो पुरुष जो सोया हुआ था उठा, फिर दोनों में समझौता हुआ, और फिर समझौता हुआ तो हुआ कि
मुझे ये लकड़ी वाली आग चाहिए, उस स्त्री ने कहा, क्योंकि अब तक उसने आग को नियंत्रित नहीं किया था, आग से वो भागती रही थी और उसने पहली बार आग को छोटी छोटी लकड़ी में वहां नियंत्रित देखा। तो पुरुष ने कहा कि लेकिन इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? तो उसने अपना बैग जो चमड़े का उसने बुना था और जो वो हार पहनी थी, जो कई पशुओं का दांत और उसके नाखून और उससे बनाया हुआ जो उसके पास हार था, तो उसके बदले में उसने वो हार और बैग दिए और बदले में उसने पहला व्यापार, आप बिजनेसमैन भी है जैसी अभी चर्चा हुई, पहला व्यापार एक स्त्री और एक पुरुष के बीच जो हुआ था वो अग्नि का हुआ था। अग्नि के बदले जेवरात और बैग दिए गए थे, यानी दोनों समान भाव में थे उस समय। ये 18 लाख साल पहले की बात है जब होमो इरेक्टस था, हम लोग नहीं थे। होमो सेपियंस तो 3 लाख साल के भीतर पैदा हुए। तो अग्नि की समझ होमो इरेक्टस को हो गई थी 18 लाख साल पहले। जंगल में आग लगने के बाद वो उससे भयभीत रहते थे, लेकिन लकड़ी में आग लेने के बाद उससे वो खाना पकाने लगे, उसके बाद उससे वो अपनी सुरक्षा भी करने लगे, घेरा बनाने लगे, उस आग को लेकर वो घूमने लगे और धीरे धीरे आग के प्रति वो सचेत होने लगे। उनकी जब भुना हुआ खाना खाने लगे तो उनकी जो बुद्धि थी 16 गुना का अंतर आ गया उनके जीवन में कुछ पीढ़ियों तक जाते जाते, क्योंकि कच्चा मांस खाने में सीधे मछली पकड़ते थे, खा जाते थे, सीधे किसी जीव को पकड़े खा गए। कच्चा मांस जिस तरह से खाते थे उसको पचाने में उनकी 16 गुना एनर्जी जाती थी, जो बचने लग गई पकाकर खाने की वजह से, और उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ गई। और ये बौद्धिक क्षमता जब बढ़ी तो वो आग के प्रति सचेत होने लगे और धीरे धीरे उसकी प्रार्थना होने लगी, क्योंकि वो उनका सहायक भी था और उनको भयभीत भी करता था। ये 18 लाख साल पहले हो चुका था। तो वो संस्कृति जो अग्नि की प्रार्थना की संस्कृति थी, और फिर बाद में जल पानी वो उनको उपयोगी लगने लगा वो, और फिर आइसेज, जिस समय की ये कहानी है, आइसेज आप सबको शायद पता हो 70,000 साल या किसी कोई कहते हैं 75,000 साल पहले शुरू हुआ और वो 12,000 साल पहले तक आइस एज था। इस आइस एज के बीच की कहानी है ये 32,000 साल पहले, जिसमें पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी। उस समय जब बर्फ पिघलती थी, सूर्य निकलता था, तब बर्फ पिघलती थी और नदियां खुलती थी, नदियों से बर्फ हटती थी, उसकी मछलियां मिलती थी, पेड़ पौधे में पत्ते आते थे, फल आता था, जीव जंतु बाहर निकलते थे, तो इनको शिकार करने में भी मदद मिलती थी। तो सूर्य इनके लिए प्रार्थनीय हो गया कि ये जब निकलता है तभी हमारा जीवन थोड़ा नॉर्मल होता है, क्योंकि बर्फ में उनको कुछ भी नहीं मिलता था, उनको सुखा कर रखना पड़ता था पूरे अगले 8 महीने 9 महीने के लिए, जाड़े का जो समय होता था। तो सूर्य प्रार्थनीय हो गया। तो ये जो संस्कृति थी अग्नि, जल और सूर्य और इन सब की प्रार्थना की, ये तो लंबे समय से चली आ रही है। और आज भी जब आप रामचरितमानस महाभारत पढ़ेंगे तो आपको वही अग्नि में हवन और वही अग्नि की प्रार्थना सबसे ज्यादा दिखाई देगी। तो वो संस्कृति जो अग्नि की प्रार्थना की संस्कृति थी, वही हमको 18 लाख साल से लेकर आज तक जोड़े आ रही है। आप उसको अलग अलग रूपों में आज मूर्ति पूजें या कुछ भी कर ले, संस्कृति बेसिक वही है, पंचतत्वों की प्रार्थना। उससे बाहर आज भी कोई जो सनातन संस्कृति है वो उससे बाहर नहीं, पंचतत्वों से बाहर। तो इसलिए मैंने वहां पे आज के शब्द का इस्तेमाल किया है, सनातन और हिंदू का, जिससे आप समझ सकें। इसमें हालांकि मनुष्य को यह कहा जाता था, उसके पहले और भी कई शब्द थे, वो इसमें चर्चा है, लेकिन आप समझ सकें। अगर मैं लिख देता ऊपर में कुछ भी तो आपको लगता पता नहीं किसके बारे में है, तो आज की भाषा का मैंने इस्तेमाल किया है, सनातन और हिंदू। पर जीवन शैली में चरम परिवर्तन आने के बावजूद तब भी आग प्रार्थनीय थी और आज भी आग अपने उसी आदरणीय स्थान पर खड़ी है। कैसे? क्या आग हाँ। जो उस समय प्रार्थनीय थी वो आज भी अपने उसी आदरणीय स्थान पर खड़ी है। तो आज भी वो आपके साथ वैसा ही सहयोग है ना उसका। क्यों? हम 5 तत्वों से बने हैं,
अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश जो पंच तत्व, हालांकि वेद में सप्त तत्व की बात कही गई है, लेकिन पंच तत्व क्यों प्रार्थनीय रहा हमारे लिए? पंच तत्व से ही हम निर्मित होते हैं। देखिए, राम और कृष्ण तो मूलतः अगर आप देखें तो वो पैगंबर हैं, अगर उर्दू में उसको समझाऊं मैं। उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने संदेश दिया, करके दिखाया कि ऐसे करना है, जीवन ऐसे जीना है। लेकिन वो तो हमेशा नहीं थे। होमो इरेक्टस और भी दूसरी प्रजातियां और मनुष्य लगभग कहते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि 50 लाख साल पहले लगभग ये अपने 2 पैरों पर खड़ा हुआ। तो ये जो ईश्वर जिनको हम अभी समझते हैं, वो ईश्वर किसी और रूप में रहे होंगे, इस रूप में तो नहीं थे। और हम भी किसी और प्रजाति में थे, हम इस प्रजाति में तो नहीं थे। तो इसलिए ये सब कुछ बदलता रहा, लेकिन बनता किस चीज से है? ये पूरा ब्रह्मांड, अभी तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, चांद भी हमसे थोड़ा दूर जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है, इसका हर पैराग्राफ विज्ञान के किसी न किसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको समझने के लिए कि किस विज्ञान से जुड़ा हुआ है, किस चीज को मैंने वहां रेखांकित करने की कोशिश की है। लेकिन पंचतत्वों से निर्मित होना और वापस पंचतत्वों में मिल जाना, हम आप आज इस आकार में हैं, इस जो प्रजाति है, इस प्रजाति में है, संभव है। मैं तो अक्सर कहता हूं, एक बार मैंने फेसबुक पर लिखा हुआ कि मैं इतिहास पढ़ता नहीं, इतिहास रचता हूं। किसी ने लिखा था, तो मैंने लिखा कि कौन सा इतिहास? जब मैं डायनासोर था उस समय का इतिहास है तुम्हारे पास? तो हम तो हमेशा थे, ये पंचतत्व तो हमेशा है। हम हमेशा एक नए आकार में निर्मित होते हैं और फिर उसी में समाहित हो जाते हैं जो पंचतत्व है, और वापस निर्मित होते हैं। यहां तक कि आपके बच्चे आपसे जो आकार लेते हैं, आप देखिए आपका कुछ कुछ मिलता है, नाक है, नक्स है, ये मिलता मिलता और कुछ अलग अलग होता। इन सब की भी व्याख्या है इसमें। क्या है वो? आत्मा की व्याख्या है। मरते कभी है ही नहीं। ये जो व्याख्या है ना कि हम कभी नहीं मरते, जब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूलतः हम पंचतत्वों से निर्मित होते हैं और वापस पंचतत्वों में शामिल होते हैं नए निर्माण के। तो ये पूरी व्याख्या इसमें मैंने समझाई है, चूंकि ये प्रार्थना पर किताब है तो इसलिए इसमें मैंने वो पूरी बात समझाई है। और स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग कैसा था, और स्वर्ग से लोग कैसे आते थे, उनका यान कैसा था, बहुत ही साइंटिफिकली। मतलब जो रामचरितमानस, महाभारत, रामायण में जिस तरह का पुष्पक विमान है वो काल्पनिक है। मैंने जो वैज्ञानिकों को जो चीजें दिखी, जो मिली, जिसके चिन्ह मिले और जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने जो डिजाइन किया कि वो कैसा रहा होगा, मैं पूरा वैज्ञानिक बात कर रहा हूं, उसकी मैंने व्याख्या की है। उसका डिजाइन मैंने दिया है कि वो किस डिजाइन का था, वो जो स्वर्ग ग्रह से आता था। और ये जो मैंने कहा कि एक्सपेंड हो रहा है ब्रह्मांड, तो जो ग्रह मेरे पास था वो स्वर्ग ग्रह, वो हमसे एक्सपेंशन की वजह से दूर हो गया। वो था हमारे पास, लेकिन एक्सपेंड होने की वजह से वो दूर हो गया। इसी पर मैं इस किताब में से उन पेज 19 से कुछ पढ़ना चाहूंगी। युग को इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि ये कौन लोग हैं जो दिखते तो हमारी तरह हैं, पर पूरा शरीर सुंदर वस्त्रों से ढका हुआ है। इनकी भाषा भी हमारे जैसी है। हम स्वर्ग ग्रह के निवासी हैं। अग्नि ने महा को उत्तर दिया था, स्वर्ग ग्रह ये कहाँ है? तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम किसी कबीले से हो या तुमने अपना कोई देश ही बना लिया है? नहीं, मैं तुम्हारी पृथ्वी पर नहीं रहती, मैं दूसरे ग्रह से आई हूँ, स्वर्ग ग्रह से। इस पर मैंने आपसे पूछना है, हमारा साहित्य, अंग्रेजी साहित्य इन्हें एलियन कहता है और अपने से भिन्न और पूरी तरह अलग। अगर हम इन्हीं देवों की छवि या प्रतिकृति हैं तो हम भिन्न कैसे हैं? अगर ये सनातनी भाव या पाश्चात्य भाव से
कि इस विरोधाभास पर आप क्या कहेंगे? बहुत तरह के जो कंकाल मिले, अक्सर मिलते रहते हैं, बहुत सारा चीज मिलता रहता है, उस पर रिसर्च होता रहता है। एक कंकाल ऐसा भी मिला, उसी पर ये हॉलीवुड और जितनी भी आकृतियां बनाई गई बाहरी ग्रह की, वो उसी कंकाल के आधार पर बनाई गई। जो आप चेहरा देखते हैं फिल्मों में एलियंस का, वो जो कंकाल मिला है, तो कंकाल को जब हम ढांचा देंगे और उसमें थोड़ा सा चमड़ा डालेंगे तो वो कैसा दिखेगा उसके आकार पर, तो वैसा एक कंकाल मिला। और उसमें थोड़ा सा पीछे से ऐसे निकला हुआ था, मतलब जो कंकाल मिला है। कुछ ऐसे कंकाल मिले जिसमें 2 प्रजातियों का मिक्सचर था, होमो सेपियंस का भी और किसी और प्रजाति का भी। किसी किसी में 3 प्रजातियों का मिश्रण मिला है कंकालों में। मैंने पहले ही कहा कि एक एक पैराग्राफ मेरा पूरा वैज्ञानिक तथ्यों पर केंद्रित है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी आपको समझने के लिए। तो एलियंस जिसको आज वो लोग कह रहे हैं, दरअसल वो एक ग्रह था, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इतने खूबसूरत थे, इतने सुंदर थे कि एलियंस का दिल आ गया था हमारे। एलियंस बदसूरत थे। वो जो देवता थे, जो स्वर्ग ग्रह से आए थे, वो बदसूरत थे, वो देखने में अच्छे नहीं थे, उनका आकार दूसरा था। और वो आकर्षित होकर हमारे साथ कई कई तरह का एक्सपेरिमेंट किया। हमारे गर्भ का इस्तेमाल किया, अपने गर्भ का इस्तेमाल किया, हमारा क्रॉस कराया और नई प्रजाति तैयार करने की कोशिश की, बौद्धिक, एक ऐसी प्रजाति जिसमें हमारी खूबसूरती हो और उनकी बौद्धिकता हो। तो इस तरह से जो रामायण और महाभारत में आप स्वर्ग ग्रह का देखते हैं कि विवाह वगैरह होता था, रिलेशन होता था, दरअसल उसको दूसरे तरह से प्रेजेंट कर दिया गया, लेकिन वो दरअसल बहुत ही साइंटिफिक चीज थी। वो ग्रह से, जैसे अभी हम लोग चांद पे जा रहे हैं, और जब हमारा उनसे किसी तरह का रास्ता होने लग जाएगा, अगर कोई वहां पे जीव होगा, तो क्या हो सकता है, वैसी स्थितियां थी कि वो ग्रह घूमते हुए हमारे बहुत करीब पहुंचता था, और फिर वहां से लोग आते थे विमान से। वो विमान लंबा ऊंचाई वाला होता था, और उससे वो आते थे और उससे संपर्क होता था। वो यहाँ पहले पौधा लगाया उन्होंने, उसके बाद बहुत सारा काम किया। तो ये इस तरह से हमारा जो रिलेशनशिप बना उनके साथ, तो हम और वो अलग अलग नहीं रह पाए। बाद में हम दोनों बहुत कुछ एक हो गए। जो पृथ्वी पर रहे वो तो हम लोग एक दूसरे से मिक्स हो गए पूरी तरह। तो हम लोग, इसीलिए बाद में कई जगह ये कहा गया कि हम सब देवता हैं। 84 लाख की जो बात की गई है, वो सब, हम सब देवता हो गए, क्योंकि हमारा देवता के साथ, जैसे हम लोग भी, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य होगा जो दूसरे जगह से उसका संपर्क नहीं हुआ होगा, इंटर रिलेशनशिप नहीं हुए होंगे। यहाँ पे कोई भी प्योर, जिसको कहते हैं कि ये ब्राह्मण और फला, ये सब बस कहने की बातें हैं, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। हम सब एक हैं, पूरी दुनिया में कोई भी गैर नहीं है। इसीलिए हमारे धर्मग्रंथों में ये कहा गया कि हम सब एक ही हैं। एक आत्मबोध की बात कही गई। वसुधैव कुटुंबकम तो है, उससे भी आगे जो हम एकत्ववाद और एकता और इसमें बात करते हैं कि द्वैत और अद्वैत की जो बात करते हैं, तो अद्वैत पर बहुत सारा विवाद भी है। द्वैत ज्यादा लोग मानते हैं, लेकिन दरअसल अद्वैत की जो परिकल्पना है वो यही है कि दुनिया में जितने लोग हैं सब आपस में ऐसा मिक्स हो गए हैं कि वो अलग है ही नहीं। हाँ ठीक है, डीएनए हमारा भिन्न होता है, अलग अलग जगह रहते हुए जब लंबे समय तक चलते हैं। हर चीज में पूरी दुनिया रोज बदलती है। ये पृथ्वी घूम रही है, आपको पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, आपको पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। चांद आपसे दूर जा रहा है, पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सेकंड्स में तो होता नहीं।
आपको तो दिखता नहीं है, वो लंबा टाइम पे हो तो आपको दिख जाए। जैसे आप लोगों को शायद पता हो, बांस का फूल आप में से किसी ने देखा है? बांस जानते हैं, बम्बू, उसका फूल देखा है आप लोगों ने कभी? फूल खिलता हुआ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा कि एक बांस में लगभग 120 साल लगते हैं फूल आने में, 120 साल। और जब तक वो फूल आएंगे बांस कट जाता है, उसका फिर नया निकल आता है, तो फिर उसको 120 साल लगेंगे। अगर कोई जंगल ऐसा है जहां 120 साल से कोई बांस का बचा हुआ है, उसमें फूल आते हैं, और इसीलिए आप फूल कभी नहीं देख पाते। नदियों के बारे में, नदियों का पाठ लगभग 70 से 80 साल बाद बदल जाता है। वो जिधर होता है उससे खिसक कर वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो आप नहीं देख पाते। आप तो देखते हैं कि नदियां अब हमारी तरफ आ रही हैं या नदियां हमसे दूर जा रही हैं। ये सब समय के साथ, जो उसकी उम्र है, जो समय है, उसके साथ वो चीजें बदलती रहती हैं। जब मैं बोलने लगता हूं तो इतनी चीजें हैं कि वो सब उसके साथ जुड़ती चली जाती हैं। तो आपने कहा है कि इस दुनिया को सांस्कृतिक रूप स्त्रियों ने दिया है। आपकी ये विचारधारा आपकी अन्य किताबों में भी देखने को मिलती है, और इसी से प्रेरित महागुरु आपकी किताब की एक दृढ़ और शक्तिशाली पात्रा है। इसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। देखिए, ये तो इससे बड़ी बात इससे और बड़ी सच्ची बात तो कुछ हो नहीं सकती कि ये सांस्कृतिक दुनिया स्त्रियों ने बसाई है। पहली किस्सा गो, पहली कहानी कहने वाली एक बूढ़ी स्त्री थी। 17 लाख साल पहले पहली बार उसने कम्युनिकेट किया था अपने पहले के समय का, और क्या संघर्ष उसको किसी जानवर के साथ करना पड़ा वो दूसरों को बताती है एक बूढ़ी स्त्री। ये वैज्ञानिकों का आकलन है, जो चीजें उनको मिली, जिस तरह के कुछ साक्ष्य मिले, उसके आधार पर उन्होंने ये कहा। तो पहली किस्सा को, पहली कहानी सुनाने वाली एक स्त्री। पुरुषों को कोई लेना देना नहीं रहता था जब बच्चे जन्म होते थे। स्त्रियां अकेले झेलती थी और स्त्री के साथ स्त्री उसका साथ देती थी। मैंने इसमें दिया भी है कि बच्चे उस समय जन्म देने की प्रक्रिया क्या थी एक स्त्री की, किस तरह से एक स्त्री से बच्चे जन्म करवाए जाते थे। मैंने ये इस उपन्यास में दिया। एकदम अलग तरह का तरीका था पूरा उनका। 2-3 तरीके थे जिसमें एक पॉपुलर तरीका था। तो एक स्त्री की मदद करती थी, पुरुषों को कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि कोई परिवार जैसा तो था नहीं। वहां तो ओपन सेक्स था, किसी के साथ आए गए, और जैसे पशुओं के होते हैं वैसा ही था लगभग। तो स्त्रियां एक दूसरे की लेकिन मदद करती थी। वहां पे जब बच्चे होते थे तो स्त्रियां ही बच्चे को ये बताती थी कि तुम क्या खाओ, कैसे शिकार करो, कोई कीड़ा काटे या कुछ रक्षा की बात हो तो कैसे अपनी रक्षा करो। तो खाना खाने, रक्षा करने, स्वास्थ्य की देखभाल करने, ये सब स्त्रियां ही बताती थी अपने बच्चे को। तो पहली गुरु भी वो हुई। सबसे पहले तो पहली कहानीकार हो गई वो, पहली गुरु हुई वो, पहली शिक्षक हुई वो। तो ये जो पहले पहले वो हुई, तो ये संस्कृति तो उसी ने बनाई ना। तो ये संस्कृति इसलिए जो आज ये सांस्कृतिक दुनिया है, ये स्त्रियों ने बनाई। पुरुषों का तो इसमें कोई योगदान ही नहीं था। पुरुष तो बहुत बाद में उसमें शामिल हुए, बहुत बाद। तो हालांकि संस्कृतियां कई बार बनी हैं और कई बार बिखरी हैं, लेकिन जैसे जैसे होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस जब हम लोग आए, हम लोगों का पहला युद्ध वैज्ञानिकों के अनुसार 90,000 साल पहले हुआ था, और हम लोग हार गए थे और फिर भागे थे होमो इरेक्टस से। होमो इरेक्टस उस समय सबसे पावरफुल था और लगभग 18 लाख साल से वो राज कर रहा था इस पृथ्वी पर। लेकिन लगभग 10,000 साल बाद पहली दफा हमने जीत हासिल की
एक ग्रुप के साथ होमो इरेक्टस में, और वो जीत हासिल करने की वजह भी एक स्त्री थी, क्योंकि स्त्रियों के गले के कोड में एक खास तरह का अंतर आ गया था होमो सेपियंस के, और वो ज्यादा कम्युनिकेटिव हो गई थी, और कम्युनिकेटिव होने की वजह से वो ज्यादा बेहतर कम्युनिकेशन कर पा रही थी, इसलिए वो होमो इरेक्टस को हरा पाई। यहां भी स्त्रियों का सबसे बड़ा योगदान हुआ। तो इसलिए पूरी तरह इसलिए मैं जो ओरिजिनल नायक है इस दुनिया का, इसीलिए एक लड़की पानी पानी जो मेरा उपन्यास है पानी पर, मैंने उसमें ये घोषणा की है कि दुनिया में एक ऐसी लड़की आने वाली है जो इस पूरी दुनिया को बदलने वाली है और बचाने वाली भी है। तो इसलिए क्योंकि स्त्रियों ने ही ये स्वरूप दिया है, और फिर स्त्रियां ही इस स्वरूप को बचाएंगी भी या नवनिर्माण भी करेंगी। मैं ये, और एक तो माँ भी है, वो जन्म भी देती। तो हर स्थिति में आज किसी भी तरह आप देख लें, वैज्ञानिक तरीके से देख लें, व्यवहारिक तरीके से देख लें, सामाजिक तरीके से देख लें, स्त्रियां ही कुछ करने वाली हैं, ये साबित होता है। कबीले से राज्य, राज्य से साम्राज्य पर आते हुए वित्तीय संतुलन बदल जाता है, हैव्स और हैव नॉट्स वाली स्थिति आ जाती है। आपकी किताबें इस सफर को कैसे अभिव्यक्त करती हैं, इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कैसे व्यक्त करती हैं? देखिए, उस समय तो लेन देन बहुत वैसे ही होता था, कुछ ले लिए, कुछ मिल गया। वैसे सामूहिक भी था, क्योंकि समूह में शिकार होता था या समूह में मछलियां मारते थे लोग, और छोटा छोटा ग्रुप होता था, 10, 12, 8, 15। उसमें किसी ग्रुप की लीडर महिला होती थी, किसी ग्रुप का लीडर पुरुष होता था। तो जब छोटे छोटे उस तरह के ग्रुप्स होते थे तो यात्राएं उनकी ज्यादा होती थी, क्योंकि बस के तो एक जगह रुक के तो रहते नहीं थे। मैंने एक मतलब कुछ वैज्ञानिक, और चूंकि उपन्यास है तो फिक्शन भी है, क्योंकि पात्र का नाम तो मुझे पता नहीं था वैज्ञानिकों को, तो वो सब तो मैंने फिक्शन में पहुंचाया कि वैसा उस पात्र का नाम ये था। तो मैंने ये वैज्ञानिकों का और पूरी दुनिया का पढ़ने समझने के बाद एक निष्कर्ष निकाला मैंने कि किस तरह से हम परिवार, ओपन सेक्स से कैसे हम प्रेम करने पर पहुंचे होंगे, और फिर प्रेम से कैसे प्रार्थना पर पहुंचे होंगे। तो प्रेम के बाद, प्रेम के समय, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के समय ही प्रार्थना की शुरुआत तो हो ही गई अग्नि वगैरह से, लेकिन इन तीनों में तीनों शामिल रहता है। लेकिन परिवार की परिकल्पना कैसी रही होगी, तो उस पर जो वैज्ञानिकों का आधार मुझे मिला रिसर्च में, उसमें मिला कि स्त्रियां ही उस समय निर्णायक होती थी, स्ट्रांग होती थी, और वो निर्णय करती थी कि किस पुरुष के साथ उसे समागम करना है और किसके साथ नहीं रहना है। तो वो चुनती थी। और ये बाद में आपको रामचरितमानस और इस सब में वो जो स्वयंवर और इस सब जो डिजाइन दिखाया गया, तो उस समय भी स्त्रियां किसी पुरुष को, मतलब उस रूप में शादी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, सेक्स के लिए भी किसी पुरुष को चुनी और फिर आगे बढ़ गई। तो ये स्त्रियों का निर्णय होता था। पुरुष उसमें, जब होमो इरेक्टस का समय था तब पुरुष जबरदस्ती करते थे, और 2-2, 3-3 पुरुष और 5-5, 7-7 महिलाएं उनके साथ होती थी। लेकिन धीरे धीरे स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ता चला गया, और होमो सेपियंस जब आने लग गए उस समय स्त्रियां और ज्यादा बौद्धिक हो गई थी। तो उस समय स्त्रियों का वर्चस्व ज्यादा था। तो मैंने वहां अपने पूरे उपन्यास में ये दिखाने की कोशिश की है कि घर स्त्रियों का होता था, और स्त्रियों से ही बच्चे की पहचान होती थी, क्योंकि रिलेशंस तो उनको पता नहीं है, वो तो किसी भी पुरुष के साथ उनका सेक्स हो गया है, तो किसके बच्चे हैं ये पता नहीं है। तो इसलिए घर स्त्रियां बनाती थी, घर स्त्रियों के होते थे, बच्चे भी उन्हीं के होते थे, और फिर वो अलग हो जाते थे। कोई पुरुषवादी घर नहीं था, और पुरुष का जब घर नहीं था तो पुरुषवादी मानसिकता भी नहीं थी। स्त्रियों का वर्चस्व था, स्त्रियां निर्णय करती थी कि हमको करना क्या है। तो इसलिए वहां पे बिजनेस, व्यापार, घर से शुरुआत हुई उसकी। जिस नगर और जिस राज्य और देश की बात आप कह रही हैं,
तो उसकी शुरुआत ही जब तक एक परिवार नहीं बनेगा तब तक वो चीजें हो नहीं पाएंगी। तो परिवार, स्त्रियों का निर्णय धीरे धीरे किसी पुरुष को अपने साथ रखने का होने लगा। ये पुरुष मेरे साथ रहेगा कुछ लंबे समय तक, और विवाह जैसी स्थिति तो बहुत बाद में आई। मतलब ये साथ में है तो है, कभी भी छोड़ सकते हैं, फिर कोई नया हो सकता है। तो भी घर बनना शुरू हुआ। ये शुरुआत की स्त्रियों ने घर बनाना शुरू किया, और एक घर बनना शुरू हुआ, वहां से एक कबीला, एक राज्य और फिर देश की परिकल्पना शुरू हुई, और उस तरह से वो आर्थिक शुरुआत। अच्छा, ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बात करी है अपनी किताब में। लोगों का माथा घूम रहा होगा कि अच्छा स्त्रियां इतनी स्ट्रांग थी और हम लोग वापस एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग तो इतने एम्पावर्ड थे पहले से ही। वही मैं कह रहा हूँ कि एम्पावर्ड थे पहले से ही, मतलब कोई आज एम्पावर क्या करेगा, हम पहले से एम्पावर्ड है, वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्त्रियां पहले से एम्पावर्ड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में तकनीकी परिवर्तन की गति बढ़ गई है, तो आप इस गति की तुलना 32,000 साल पहले की गति से करना चाहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा उसमें ये बता सकता हूं कि मैंने अपने उपन्यास में किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया है। अब 32,000 साल पहले की मैं कहानी कह रहा हूं, तो आपको तो विश्वास होगा नहीं। तुलसीदास ने रामायण लिख दिया तो आप विश्वास करते हैं, क्योंकि तुलसीदास भी नहीं थे राम के समय में। वाल्मीकि कहते हैं कि वो थे उस समय, और संस्कृत में लिख रहे हैं, तो संस्कृत राम की भाषा तो थी नहीं, तो वहां पे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि संस्कृत राम की भाषा? इसलिए कि जो टैबलेट्स मिले, जो 4000 और 4000 साल से पहले की भाषा के जो टैबलेट्स मिले, वो भाषा कोई और है जिसको हम डिकोड नहीं कर पाए। क्योंकि हमारी तो अभी तक यही धारणा थी कि उस समय संस्कृति, ये तो धार्मिक दृष्टि से जो हमको बताया गया, लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टि से जो चीजें मिलती हैं, जैसे 32,000 साल पहले का कोई सामान मिलना अपने आप में चकित कर रहा है वैज्ञानिकों को। जैसे अभी वैज्ञानिकों को 70,000 साल पहले का दाल रोटी खाने का कुछ जली हुई सामग्री मिली है, यानी 70,000 साल पहले भी दाल रोटी खाई गई थी। तो भाषा की मैं बात कर रहा हूं, भाषा हमेशा बदलती है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, वो अवधि में है, तो अवधि तो नहीं थी, ये तो आपको पक्का हो गया। तो संस्कृत पर अभी चूंकि लिखा हुआ है उसमें ग्रंथ में कि वो उसी भाषा में और वो राम के समय में थे, तो आप इससे भ्रमित होते हैं। क्योंकि लेखक, जैसे मैंने लिखा है, मैंने तो लिखा कि मैं तो पूरा साबित कर रहा हूं कि सच्ची घटना है। अब 100-200 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद हो सकता है कि मेरा उपन्यास जो त्रयी है, ये भी उसी रूप में देखा जाने लगे कि सचमुच हमारे पूर्वज उतने पुराने थे। और इसमें एक प्रसंग आया है अंतिम में, एक छोटा सा टुकड़ा, लास्ट पैराग्राफ, मैंने उसे कोरिलेट कर दिया है कि कैसे ये साबित होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज से 100-150 साल बाद ये साबित हो जाएगा मेरे उपन्यास से कि हमारे पूर्वज कौन थे, और उसी परंपरा में राम भी थे, उसी परंपरा में कृष्ण भी थे, और समय के साथ साथ हुआ है। क्या ये कहना सही होगा कि कृष्ण युग में पहली बार एक इंसान को भगवान का दर्जा दिया गया? मैं वही कहना चाहता हूं। दरअसल ये सब हाड़ मांस के लोग थे, राम कृष्ण सभी। इसको हमारे ग्रंथों में लेखक की अपनी प्रस्तुति का तरीका था आपको समझाने का। जैसे मुझे समझाने का तरीका आज लगा कि हम वैज्ञानिक दृष्टि से, जैसे इसमें फिजिक्स है, इसमें केमिस्ट्री है, इसमें बायोलॉजी है। अब आज की जो नई पीढ़ी है वो फिजिक्स समझती है, केमिस्ट्री समझती है, बायोलॉजी समझती है, वो उसी भाषा में समझेगी अगर राम को हमको समझाना होगा। जैसे मुझे एक थ्योरी समझानी है कि शब्द ब्रह्म होता है। बच्चों को आप कहें शब्द ब्रह्म होता है, क्या है ये शब्द ब्रह्म होता है, क्या मतलब है इसका? ऐसे ही काल्पनिक बातें हैं। लेकिन जैसे ही फिजिक्स मैंने वहां रखा कि 0 पॉइंट फील्ड एक होता है, जिसकी बात अभी आप सवाल भी किए, मैं वही समझाना चाह रहा हूं। 0 पॉइंट फील्ड, ये फिजिक्स में टर्म है, आप लोगों ने उतना ध्यान भी नहीं दिया होगा कि ऐसा कोई टर्म भी है 0 पॉइंट फील्ड। अब मैं यहां इस जगह पर बैठा ये बोल रहा हूं
सदियों सदियों तक मेरी ये वाणी यहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक 0 पॉइंट फील्ड क्रिएटेड है और ये यहीं संग्रहित रह जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं ये ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। और उस आधार पे फिजिक्स में ये समझाया गया है। एक क्रोनोवाइजर वैज्ञानिक हुए अमेरिका में, जिन्होंने कहा कि 0 पॉइंट फील्ड में जो शब्द, जो ध्वनियां संग्रहित हैं, हम उसको दोबारा देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इस पर साइंटिफिकली उन्होंने कुछ फार्मूले तैयार किए और मशीन बनाने की कोशिश की। फिर उनका क्या हुआ पता नहीं चला। मैंने उसी फार्मूले का इस्तेमाल किया है कि 32,000 साल पहले समुद्र के नीचे जो नगर के अवशेष मिले, तो हमारे वैज्ञानिक वहां गए और वैज्ञानिकों ने उन ध्वनियों को कवर करने की कोशिश की और रिसीव किया, और उसके बाद डिकोड करने में वो कामयाब हो गए। वो बोला क्या जा रहा है वहां पे, उस समय क्या कहा जा रहा है, और उसके आधार पे ये कहानी शुरू होती है कि 32,000 साल पहले कोई मां थी, कोई युग था, वो दोनों आए थे और उन दोनों ने किस तरह से एक दुनिया बसाई। उनकी ध्वनियों से, उनकी आवाजों से, जो वो बात कर रहे हैं, उससे पूरी कहानी बनती चली जाती है। तो अब नए बच्चे जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो वो साइंटिफिकली इसको जोड़ पाएंगे। अच्छा, इस रूप में 100 साल बाद कोई बच्चा बात कर रहा होगा तो बोलेगा वो तो वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने बताया है। उन्होंने तो कहा है कि वहां पे 0 पॉइंट फील्ड था जहां पे साउंड क्रिएटेड। और चूंकि अभी जो कुछ मशीन बननी शुरू हो चुकी है अमेरिका में, और एक आध जगह कहीं कामयाबी मिली भी है कुछ पुरानी बोली गई बातों को रिसीव करने में, तो भविष्य में वो चीजें रिसीव हो जाएंगी। और जब रिसीव होगी तब मेरी यही बातें पक्की मान ली जाएंगी कि रत्नेश्वर जी ने तो 100, 200 साल, 400 साल पहले कह दिया था ये। तो सारे लेखक जितने भी हुए हैं, वाल्मीकि हों, चाहे वो तुलसीदास हो, मैं सबको प्रणाम करता हूं, वो सब लेखक ही थे, वो सब कवि ही थे। और अपने अपने तरीके से उन्होंने अपने अपने पात्रों को प्रस्तुति दी, अपने अपने उन विचारों को। जैसे वेद के विचार को महाभारत में पिरोने की कोशिश की गई। पूरा महाभारत पढ़ने के बाद 2 साल लगे मुझे महाभारत पढ़ने में। पूरे महाभारत को अगर आप पढ़ जाएं तो लगभग समझिए वेद पूरी तरह पढ़ गया। उन पूरी बातों को उसमें किस्सा गोई के साथ समझाने की कोशिश हुई। तो ये लेखकों का अपना अपना तरीका होता है किसी भी समय को, किसी भी पात्र को, किसी भी विचार को प्रस्तुत करने का। आपको सुनते हुए लग रहा है कि ये बातचीत का सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी ऑडियंस भी आपसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक है। तो कुछ प्रश्न ऑडियंस के ले लेते हैं। ऑडियंस, नमस्ते। उसमें शायद आवाज नहीं है। हाँ, तो आपकी कहानी कितनी रियल है और कितनी इमेजिनेटिव परसेंटेज? आपने बोला कि इट्स बेस्ड ऑन साइंस, तो कितनी इमेजिनेशन है उसमें? ये तो मैं भी भूल गया, इसलिए क्योंकि जब एक फिक्शन राइटर कहानी लिखने लगता है, अभी जब इस पर विवाद होना शुरू हुआ तो वापस में खंगालना शुरू किया कि मैंने जो कुछ जमा किए थे वो कहाँ है, कैसे है। तो बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। कहानी तो बन गई, अब ये परसेंटेज करना कि कितना, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि हर पैराग्राफ के पीछे वैज्ञानिक तर्क और तथ्य है, हर पैराग्राफ के पीछे। लेकिन कहानी का डिजाइन फिक्शन है, पात्र फिक्शन है, वो कथा का स्वरूप फिक्शन है, लेकिन उसका तथ्य, उसके पीछे का बैकग्राउंड, जैसे वेद में विचार। अब महाभारत आप पढ़ें तो उस विचार को आप गौण कर जाते हैं। रामचरितमानस पढ़ेंगी तो आप विचार भूल जाती हैं, और राम जी घूम जा रहे हैं और राम जी ये कर रहे हैं और कैकेयी ये कर रही है, वो कहानी याद रह जाती है। तो वही चीज होता है कि विचार गौण हो जाता है, तो जो थॉट है वो गौण हो गया, कहानी ऊपर आ गई। वो मैंने इसलिए पूछा कि एक ऐसी की बुक है होमो सेपियंस, युval नोआ हरारी जी, तो होमो सेपियंस सेपियंस, तो वो इतनी डिफिकल्ट है पढ़ने में
कि उसको जितनी बार भी कोशिश करो तो कुछ पेजेस के बाद आप उसको छोड़ देते हो, तो वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल इट्स डिफिकल्ट टू रीड, तो वो तो फिक्शन नहीं है। नहीं। हाँ, तो इसीलिए मैंने ये श्रीका जी, मैं एक हाँ। एज अ पाठक मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो ऐसे आपकी कथा शैली विज्ञान को कथा के साथ, फिक्शन के साथ जोड़ती है, तो जब आप पढ़ोगे तो वो उसमें इन्होंने बहुत खूबसूरती से ना उसको इसको साइंस फिक्शन को उसमें पात्रों के रूप में दर्शाया है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि बस अब इसको आप पढ़ते ही चले जाओ। तभी मैंने तो पूछा उसमें कि- साइंस भी और उसमें फिक्शन भी। जी नहीं, मैं वही आगे, वेद पढ़ना कितना कठिन है, वेद पढ़ना जितना कठिन है, और बहुत रेयर लोग वेद पढ़ पाते हैं। मैंने चारों वेद पढ़ लिए। तो वो एक दूसरा उपन्यास जब एक लड़की पानी पानी लिख रहा था, उसमें उसके लिए मैंने चारों वेद पढ़े। तो जो चारों वेद पढ़ते समय इतना उबाऊ और इतना मुश्किल हो रहा था, तो वहां पे फिर अलग करके देखना दोनों को कि कितना उसमें सच है और कितना कल्पना है, ये कह पाना फिर मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों एकदम एक दूसरे में घुस जाते हैं। वो कल्पना, क्योंकि कहानियां बना रहे हैं, तो कहानी बनाते समय कई जगह आप फिक्शन में चले जाते हैं, कई जगह आप कल्पना कर देते हैं, और वो फिर अंतर करना एक लेखक के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू। एनीबडी एल्स? हाँ। हेलो सर, अभी जैसे आपने 7 तत्वों की बात की कि पंच तत्व तो हम सबको पता है, पर बाकी के 2 तत्व कौन से हैं? आपने बोला कि वेदों में 7 तत्व हैं। एक है तन्मात्रा और दूसरा है अहंकार, लेकिन अब इसकी व्याख्या अभी मत पूछिएगा, फिर एक दूसरी दिशा में चले जाएंगे। वो गौण है, और ये पांच जो है ये स्पष्ट है सामने, और वो गौण है, तन्मात्रा और अहंकार। जैसे द्वैत अद्वैत नहीं। अच्छा सर, आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें नॉलेज तो है ही इन चीज़ों की, लेकिन एक क्रम से क्रमानुसार कुछ मतलब वैज्ञानिक तथ्य जब जुड़ रहे हैं हमारी सामाजिक मान्यताओं के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे मेरी कई क्वेरीज सॉल्व हो गई। मुझे ये मतलब कहना है कि क्या जब लेखक फिक्शन या कल्पना में जाता है तो उसका अपना व्यक्तित्व भी मेरे को लगता है उसमें समाहित होता जाता है रचना के साथ, तो क्या कितना % आपको लगता है कि लेखक का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं गुंथ जाता है कहानी में, उसकी अपनी परिकल्पनाएं, अपनी सीमाएं जो भी हैं वो कहानी के साथ जुड़ती हैं? तो आप एज ए लेखक क्या ये बता सकते हैं कि कितना मतलब आप उससे जुड़ गए? और मतलब मैंने पहले भी यहाँ पे अटेंड की थी, तो वो एक लेखिका की बुक, तो वो ये थी कि मैंने मतलब जीता है लेखक, वो लिखता नहीं है, वो उस रचना को जीता है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप कितना फिक्स मतलब उसमें अपने व्यक्तित्व से जो इमेजिनेशन थी वो सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे थी कि सामाजिक धार्मिक मान्यताएं या जैसा हमारा जीवन रहा है वो भी मिक्स हुई है उसमें? इसमें 2 सवाल है आपके, और 2 धारा भी है। लेखक जीता है ये एकदम अलग बात है, और हम कितना उसमें आते हैं, कितना उतर पाए हैं, हमारा परिवेश, एक लेखक का व्यक्तित्व, वो कितना प्रभावकारी हुआ, एकदम दोनों 2 बात है। जीना जीते हैं तो मैं तो पात्र ही बन जाता हूं, इसमें तो कोई शक नहीं, मैं ही लगता है जैसे वो काम कर रहा हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। एक लड़की पानी पानी जब मैं लिखा था तो कई बार मुझे लगता था कि मैं वही श्री, उस पात्र का नाम है, मैं वही लड़की हूँ, और बार बार कई बार मैं एक्ट भी वैसे करने लग जाता था जैसे एक लड़की करती है। और मेरे उस उपन्यास में तो कुछ लड़कियों ने सवाल किया कि आप जो चीज़ हम नहीं सोच पाए या सब नहीं कर पाए, आप कैसे लिख गए ये चीज़, इतना भीतर आप कैसे पहुंचे? पता नहीं, ये सब तो वो मैं जब खुद ही स्त्री बन गया उस समय, तो क्या कुछ हो गया मुझे नहीं पता। मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि दूसरों ने बताया कि आप उस समय इस रूप में दिख रहे थे, तो कई बार तो मुझे खुद ही पता नहीं रहता कि मैं किस रूप में हूँ। कभी कभी मेरी आंखों का रंग बदल जाता है, तो क्यों बदल गया, कैसे बदल गया, कोई दूसरा बताता है, मुझे तो वो पता भी नहीं चलता। तो इसलिए ये मेरे साथ जो
मैंने पहली शुरुआत यहीं से की थी कि मैंने नहीं लिखा है, लिखवाया गया है, और इस लिखवाने के लिए मेरी लंबी तैयारी कराई गई है। मुझे जंगल में भेजा गया, जंगल में रहा, जंगल का जीवन देखा, समझा। 22 दिनों तक मैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था में रहा। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है समभाव में आना, जहाँ पे आप जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, इन सब से परे बीच में खड़े होकर नृत्य करने लगते हैं, और फिर मोह का स्वाद एक हो जाता है आपका, चीनी और नमक दोनों का स्वाद एक। आपके लिए दुनिया की जितनी मायावी चीजें हैं, दुनिया में जितने सुख प्रदान करने वाली चीजें हैं, वो सब बहुत साधारण लगने लगती है। आप इतने ज्यादा आनंद, जिसको परम आनंद की बात आप कहते हैं, तो मैं 22 दिनों तक उस परम आनंद की अवस्था में रहा, और वहां से मैं जाना चाहता था सब कुछ छोड़ छाड़ कर, लेकिन आदेश नहीं मिला, और फिर मुझे जिस काम का आदेश मिला मैं वही काम कर रहा हूं लगातार। तो 32,000 साल पहले का लेखक का व्यक्तित्व, दरअसल जो जंगल में मैंने जिया, जो 22 दिन मेरे स्थित प्रज्ञ वाली अवस्था, अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की अवस्था मिली थी जब कृष्ण ने उनको दर्शन दिए थे, वो रथ पर जब वो गीता का पाठ पढ़ा रहे थे। तो स्थित प्रज्ञ की अवस्था बहुत रेयर स्थिति होती है। बुद्ध को स्थित प्रज्ञ की अवस्था हो गई थी जब वो बुद्ध पा रहे थे, वो बुद्ध बन रहे थे, तो वो एक बहुत ही रेयर अवस्था है। तो यहाँ पे मेरी कहानी ये नहीं है, इसलिए मेरा व्यक्तित्व नहीं है, और जो मेरा व्यक्तित्व इसमें जो जंगल में रहा और उसका जो प्रभाव इसमें दिखेगा, वो दरअसल मुझे एक्सपीरियंस जानबूझ के कराया गया कि मैं ये लिख सकूं। ये नहीं कि हम आप सबके बीच बैठकर आपसे जो मिला उसकी कोई कहानी है। ये एकदम इन आज के समय से एकदम अलग कहानी है। मेरे पहले के उपन्यास भी इसी तरह के हैं कि वर्तमान और मेरे इर्द गिर्द की कथा उसमें नहीं है। वो सारी कथा प्रकृति की, पंचतत्वों की तैयारी है कि मैं वो लिखूं। इसीलिए मैं आप वो अंतिम पैराग्राफ खत्म करते करते जरूर सुना दीजिए, जिससे ये लगे कि मेरे जो गुरु हैं वो मुझसे क्या क्या कहवा रहे हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ ये लास्ट वाला, एक प्रश्न और प्रश्न वाला। हाँ, इसको मैं लास्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक वन और कोई क्वेश्चन है? इफ एनीबॉडी वांट्स। हो गया। अच्छा, हे कृष्ण, वो मैंने ऑफ किया। हे कृष्ण, हे प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है। आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। ये पवित्र स्थान आपके और समस्त सनातन के पूर्वज भगवान महायुग का है। उसके पहले कोई लाइन नहीं था? हे विश्वकर्मा, हाँ, वहां से। अच्छा। हे विश्वकर्मा, आपकी द्वारका नगरी बसाने के लिए इस टीले वाले स्थान का चयन क्यों किया? हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है। आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। ये पवित्र स्थान आपके और समस्त सनातन के पूर्वज भगवान महायुग का है। ये दोनों इस संसार के पहले महान योद्धा हैं। उन्होंने हिम युग में यहाँ पर बसाकर विश्व के पहली सभ्यता और संस्कृति दी। आगे आप अच्छा, अपने मुंह से सुनाइए। अच्छा, मैं फिर से इसका पाठ कर देता हूं। हे विश्वकर्मा, आपने द्वारका नगरी बसाने के लिए इस टीले वाले स्थान का चयन क्यों किया? हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है। आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। यह पवित्र स्थान आपके और समस्त सनातन के पूर्वज भगवान महायुग का है। वे दोनों इस संसार के पहले महान योद्धा थे। उन्होंने हिमयुग में यहाँ नगर बसाकर विश्व की पहली सभ्यता और संस्कृति दी। उन्होंने इस संसार में पहली बार प्रेम और प्रार्थना का ज्ञान दिया। इसलिए उन्हें संसार के पहले भगवान का दर्जा मिला। उनकी कर्म स्थली के कारण यह स्थान ग्रह द्वार है। यहां से पूरे ब्रह्म ग्रह की यात्रा संभव है।
यह मिट्टी ज्ञान और धर्म से पूर्ण बहुत बलशाली है। यही माता महा और परम पिता युग ज्योति रूप में एकाकार हुए थे। इसलिए मैंने इस स्थान का चयन आपके नए नगर द्वारका के लिए किया है प्रभु। 0 पॉइंट फील्ड में संरक्षित 5000 साल पहले की ध्वनियां साउंड कैचर मशीन में सेव्ड थी। वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संजय इंडस अल्ट्रा कंप्यूटर के एक बटन दब जाने से चित्रित होने लगी थी। अब 32,000 साल पहले की जो जगह है वो गल्फ ऑफ खंबात, जहां पे जो स्ट्रक्चर समुद्र के नीचे ऊपरी स्ट्रक्चर मिला है, उसके बारे में ये माना जा रहा है कि वो लगभग 5000 साल पुराना है और वो कृष्ण की नगरी हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं। और जो कृष्ण की नगरी का जो विवरण है कि उसमें किस तरह के पिलर्स हैं, मतलब अपने ग्रंथों में उसी तरह के स्ट्रक्चर के मिलने का जो थोड़ा बहुत मिला है, जो पिलर्स मिले हैं, जो नक्शे मिले हैं, उसके हिसाब से, और वैज्ञानिकों को उस नगर के नीचे नगर मिलने के जो संकेत मिले, जिसके सामान वैज्ञानिकों ने दिखाए, तो हमने यहाँ पे उसको जो जोड़ा कि उस नगर के नीचे जिस नगर के बारे में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 32,000 साल पुराना है, उसके ऊपर भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि 7 बार नगर बसे हैं और कृष्ण की नगरी 7वीं बार बसी, मतलब उसके पहले 6 बार नगर बस चुके थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि 32,000 साल से लेकर 9,000 साल के बीच कई बार वहां नगर बसे हुए उसी जगह पर। तो उसको मैंने यहाँ, चूंकि द्वारका वहां मिलने के संकेत मिले हैं, तो मैंने कृष्ण से वहां जोड़ा कि वो, चूंकि द्वारका नगरी उन्होंने कहा था कि बसाइए, क्योंकि वहां से उनको भागकर सबको लेके जाना था उससे रक्षा करने के लिए। तो इसलिए द्वारका से जब का नगर बसना द्वारका का, और द्वारका के नीचे भी नगर का होना, ये संकेत है कि कृष्ण के पूर्वज वहीं पे रहते थे, वहीं पे रहते होंगे। ये आकलन संभव है, ये हो सकता है, क्योंकि उसके नीचे नगर है जहां पे कृष्ण की नगरी बसी। रत्नेश्वर जी, मेरा सौभाग्य कि आज आपसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद आपका। मुझे भी आपने सवाल पूछे और आप सब जहाँ पे स्त्री डोमिनेशन है, तो मैंने कुछ उनके लिए और आत्मबल वाले रहस्य खोले हैं कि आप सब लाखों साल पहले भी सर्वशक्तिमान थी और आज भी सर्वशक्तिमान है। ये नारी वर्चस्व की बात कर आपने हमारा मनोमन कहाँ पहुँचा दिया, शायद खुद नहीं जानते हम सब। आज हमारी प्राचीन मान्यताओं को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर इसे कालजयी संस्कृति के रूप में स्थापित करने का जो सराहनीय प्रयास किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब मैं गुलशन नारंग जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और रत्नेश जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। गुलशन जी से अनुरोध है, कृपया प्रिया जी को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आराम से खींचो। आगे नहीं आओ। प्रभा केदार फाउंडेशन और अपने सहयोगियों और प्रिया जी और उनसे की रोचक बातचीत और इस यादगार बना देने वाली सीमेंट और सहयोगी वुमेन फाउंडेशन और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण के भी आभारी हैं। धन्यवाद।